जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर 2। ठीक है, पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पेपर कोड है आपका HND 303। ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के 4 पेपर देने हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए ये क्लास है आपका। ठीक है, जहाँ भी आपके MCQ एग्जाम होने वाले हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी आपके MCQ एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आपके MCQ एग्जाम होते हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में भी आपके लगभग MCQ एग्जाम ही होते हैं। ठीक है, और MCQ एग्जाम महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में होते हैं। हालांकि इस बार हो सकता है लिखित हो आपका। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी में भी आपका लिखित होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी लिखित होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी लिखित होगा। अच्छा, MCQ एग्जाम और कहाँ होने वाले हैं देखा जाए तो आपका यहाँ पर माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, यहाँ पर आपका MCQ एग्जाम हो सकता है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और जहाँ आपके MCQ एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ के लिए आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को ये एक सॉल्वेंट मॉडल पेपर है। ठीक है, हम लोग सेट करते हैं हर साल आप लोगों के लिए ये सॉल्वेंट मॉडल पेपर एग्जाम 2026 एग्जाम 2027 के लिए। आपका एग्जाम नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड वीक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे PDF आता है, PDF भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारे नोट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है ना। चले बिना देरी के क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। चले, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पंक्ति का संबंध है इसका ये जो पंक्तियां हैं ये आदिकाल से संबंधित है, भक्ति काल से या फिर रीतिकाल से या फिर आधुनिक काल से संबंधित है। ये आपका 2024 में पूछा गया था, तो ध्यान रखना है ये जो पंक्तियां हैं ये भक्ति काल की हैं। ठीक है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक है, ये भक्ति काल का है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि गुरुजी अगर ये पंक्तियां हैं तो इस पंक्तियों को लिखा किसने था। तो संत कबीर दास जी ने इस पंक्तियों को लिखा है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक है ना, ये भक्ति काल से संबंधित है और इसको कबीर दास जी ने लिखा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है, ये पंक्तियाँ किसकी है। कबीर दास जी की, मलुक दास जी की, रैदास जी की या फिर नाभा दास जी की। तो ये पंक्तियाँ कबीर रैदास जी की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और देखिए मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग क्लास को देखते हैं, मॉडल पेपर देखते हैं, महासंग्राम रिवीजन क्लास देखते हैं, क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पिछले 2 वर्षों में जो आपके पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, DDU का भी करा दूंगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी आपको क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी का। ठीक है, लिखित और MCQ दोनों मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप तैयारी करके जाते हैं BA सेमेस्टर वाला चैनल से तो मैं गारंटी लेता हूं कि एकदम अच्छे नंबर आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप लोगों का रिजल्ट फिफ्थ सेमेस्टर में है। पिछले 4 सेमेस्टर में आप हमारे साथ पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो इस बार एक बार बिलीव करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप लोग पिछले जो मैंने क्लास कराए थे पिछले साल उसका कमेंट भी आप लोग जा करके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा फीडबैक रहता है। ठीक है ना। चले, तीसरा क्वेश्चन है कि ढाई आखर या फिर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति हैं, ये पंक्तियाँ कबीर दास जी की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि अखरावट के रचयिता हैं। अखरावट के रचयिता कौन है। अखरावट के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, मध्यकाल के किस कवि को समन्वयवादी कवि कहा गया है। तो मध्यकाल के जो तुलसीदास जी हैं, ठीक है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को मध्यकाल का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिव बावनी के रचनाकार हैं। शिव बावनी के रचनाकार
कवि भूषण हैं। कौन है? महाकवि भूषण शिव बावनी के रचनाकार हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट दिए जा रहे हैं, ये जो नोट्स है। अच्छा, जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग 60%। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है। तो नोट्स को भी पढ़ लेना है, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। शिव बावनी के रचनाकार कवि भूषण है। यह 52 छंदों का एक वीर रस प्रधान काव्य है, ठीक है। शिव बावनी का है आपका, यह एक वीर रस प्रधान काव्य है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। शिव बावनी को किसने लिखा है? कवि भूषण ने। शिव बावनी जो रचना है इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो किसके बारे में? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। पटना बिहार में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कब हुआ था, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना इस बात को। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। वह 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते पुत्र थे। इनका योगदान क्या रहा है? तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की थी? 1699 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकाल स्तुति की रचयिता हैं। अकाल जो स्तुति है इसके रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स पढ़ लीजिएगा। देखें, अकाल स्तुति के रचयिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है। यह 10वीं ग्रंथ साहिब में संकलित गुरु गोविंद सिंह जी की एक प्रमुख रचना है जो ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह शिवा बर मोह हैं पक्ति के रचनाकार हैं। इस पक्ति के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह जी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या प्रिय प्रवास? इन चारों में से कौन आदिकाल का ग्रंथ है? बिल्कुल देखें, पृथ्वीराज रासो आपका आदिकाल का ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? तो देखें, इसमें सुमित्रा नंदन पंत आपके आदिकाल के कवि नहीं है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद युग के कवि हैं। किस युग के? छायावाद युग के, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विशल देव रासो का जो विशल देव रासो है इसकी रचना किसने की है? विशल देव रासो को लिखा है नरपति नाल ने, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, विशल देव रासो या फिर आंसू? इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो आदिकाल का है? बिल्कुल देखिए, विशल देव रासो आपका आदिकाल का रचना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य के क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो देखें, इसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और विद्यापति पदावली ये तीनों आपका आदिकाल की रचना है। पद्मावत आपका मध्यकाल की रचना है। किस काल की बाबू? मध्यकाल की, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा इस बात को, पद्मावत मध्यकाल की रचना है, आदिकाल की रचना नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो देखें, इसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश और राउल वेल ये तीनों आपकी आदिकाल की रचनाएं हैं। मृगावती, ठीक है, ये आपकी आदिकाल की रचना नहीं है, ठीक है। आदिकाल की रचना आपकी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आदिकाल की रचना मृगावती नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक मध्यकालीन रचना है, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश और राउल वेल आदिकाल की रचनाएं हैं, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है? तो देखें, डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को
अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? गंगाधर राव के साथ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुण दहत हरनाकुश ठीक है, बिदारिबे को पक्ति है, ये पक्तियाँ किसकी है? महाकवि भूषण की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, दारुण दहत हरनाकुश बिदारिबे को, ये पक्तियाँ कवि भूषण दास की हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध है भारतेंदु काल से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से या फिर प्रगतिवाद युग से? बताइए, मैथिली शरण गुप्त का संबंध किससे है? बिल्कुल द्विवेदी युग से संबंधित है मैथिली शरण गुप्त का संबंध। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्य कविता है भारतेंदु काल से, द्विवेदी युग से, छायावाद से या फिर प्रगतिवाद से? आर्य कविता जो है ये आपका द्विवेदी युग से है। आर्य कविता को लिखा किसने था? यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आर्य कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, अभी आओ विचार करें आज मिलकर, यह समस्याएं सभी पक्ति के रचयिता हैं। इस पक्ति को किसने कहा है? अच्छा, ये इंग्लिश में डायरेक्ट इसे स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह की रचना है कौन सी? तो जफरनामा। ठीक है, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। गुरु गोविंद सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जाप साहिब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, चंडी चरित्र, व श्री भगवती जी की है ये चंडी चरित्र। ठीक है, खालसा महिमा, जफरनामा और हिकायत, ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध है आल्ह खंड से है। नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पृथ्वीराज रासो दिखाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। नैनागढ़ की लड़ाई का संबंध महोबा के राजा परमाल देव के राज्य को बचाने के लिए वीर आल्हा और उदल के युद्ध से है, जो नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह द्वारा किए गए आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, यह लड़ाई आल्हा खंड में वर्णित 52 लड़ाइयों में से एक है और यह आल्ह व उदल की वीरता और महोबा के स्वाभिमान की रक्षा से जुड़ा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रासो काव्य परंपरा में रेवा तट का उल्लेख मिलता है। रेवा तट को क्या कहते हैं? रेवा तट नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काव्य परंपरा में रेवा तट यानी नर्मदा नदी तट का उल्लेख मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, और किसके बारे में लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी राज चौहान के बारे में। ठीक है, जिसमें दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों का वर्णन है। क्लियर हो गया। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के दिग्विजय प्रसंग में रेवा यानी नर्मदा नदी और उसके तट का उल्लेख मिलता है जब वह दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेमकीटरिनी रचना है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हेमकीटरिनी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, देखें, मूर्धन्य कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने हेमकटरेनी, हेमतरंगिणी, युग चारण जैसी प्रमुख कृतियां लिखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग से मैंने और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, हो सकता है पूछ लिया आपके एग्जाम में। ठीक है ना। मुकुल काव्य संग्रह किसकी रचना है? मुकुल काव्य संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। मुकुल काव्य संग्रह किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 नंबर क्वेश्चन का।
अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मुकुल काव्य संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और यह उनका पहला काव्य संग्रह था जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह को बाल काव्य के लिए, बाल साहित्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, यहाँ खाली स्थान है, को भजाने अरे छूटे लट के रिक्त स्थान भरना है। तो हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के भौन को भजाने अल छूटे लट केस के। ठीक है, यही आपका भराएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है ना, सही कथन कौन सा है। तो देखें इसमें गुरु गोविंद सिंह ने शिवा बावनी की रचना की है, ये आपका गलत है। ठीक है, भूषण पन्ना के महाराज छत्रसाल से आश्रित थे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के संग्रह का नाम है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे निक्षत म्यान ते मयूख प्रल भानु। ठीक है, प्रलय भानु कैसी काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्तियाँ महाकवि भूषण दास जी की हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 33 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण कवि को भूषण नाम किस राजा के द्वारा प्रदान किया गया। तो चित्रकूट के राजा थे रुद्र। इन्होंने महाकवि भूषण को भूषण से नाम से विभूषित किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखें कवि भूषण को जो भूषण की उपाधि है ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र या फिर रुद्र प्रताप ने प्रदान की थी। उन्हें यह उपाधि उनके वीर रस के काव्य और ओजपूर्ण लेखन के लिए या फिर लेखन के कारण मिली थी। ठीक है, चलिए देव शिवा बरमोह यह की भाषा है। इसकी भाषा क्या है, ये तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है 35 नंबर क्वेश्चन का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मातृभूमि कविता के रचनाकार है। मातृभूमि कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, काव्य पंक्तियां हैं। ये काव्य पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वीराज रासो में भारत के किस हिंदू सम्राट के चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान का। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चले 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी। बताइए आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तथा जयचंद के बीच युद्ध की कथा का संबंध किस ग्रंथ से है। तो यह आपका पृथ्वीराज रासो से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें भविष्यत कहा किसकी रचना है। बताइए ये रचना है आपका ये रचना आपका है धनपाल जी का। ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। ध्यान दीजिएगा। देखें भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। यह प्रसिद्ध जैन धार्मिक रचना है जो अपभ्रंश भाषा में रचित है। किस भाषा में लिखा गया है पूछा गया जाएगा तो अपभ्रंश भाषा में। किसने लिखा है तो धनपाल ने लिखा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। प्रबंध चिंतामणि को लिखा है मेरुतंग ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतंग हैं। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। पूछेगा एग्जाम में कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, तो संस्कृत ग्रंथ है। और इसको मेरुतंग ने कब लिखा था तो 1304 ईस्वी में जैन विद्वान मेरुतंगाचार्य द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है ना, जिसमें 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अवधूत मत किसे कहते हैं? अवधूत मत नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, देखें, ठीक है। देखिए, पुष्य या फिर पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक में पुष्य का उल्लेख प्रथम कवि के रूप में किया है। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चारण काल कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण रखा? तो इन्होंने गध काल कहा था। ठीक है, आदिकाल को। सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल को गध काल कहा है, क्योंकि उस समय की जो भाषा है वो गध रूप में थी। साहित्यिक अभिव्यक्ति का आरंभ माना जाता है उस समय में। ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 48 है, देखें, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता हैं। श्रावकाचार के रचयिता देवसेन हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये बाहुबली वाले नहीं है। ठीक है ना, देवसेना, ये देवसेन है श्रावकाचार के रचनाकार। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देवसेन प्रसिद्ध जैन ग्रंथ श्रावकाचार के लिए जाने जाते हैं, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर नगेंद्र है। ठीक है ना, नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना माना है। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 933 ईस्वी में। पूछ सकता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, और उन्होंने पौमचरित यानी पद्मचरित नामक प्रसिद्ध रचना की थी, जो राम कथा पर आधारित है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? आदिकालीन काव्य में किस काव्य की प्रवृत्ति का अभाव है? तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।